मैं थोड़ा सा आवाज अपने गले से निकालकर बोली, बस भी कर दे अयान, अब तो दिन भी शुरू हो चुका है। मैं तो आज शादी की रात में अयान की शिद्दतों को सहकर पूरी तरह थक चुकी थी और पूरी रात जागने की वजह से मेरा सर भी चकरा रहा था। लेकिन अयान था कि मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। आज शादी की पहली रात थी, इसलिए झुझुक के मारे ज्यादा इनकार भी नहीं कर पाई थी। लेकिन सर्दियों की रात गुजरने के बाद अब तो सुबह की रोशनी भी फैल चुकी थी। मैं तो अब थकन के मारे चूर चूर हो चुकी थी। मैंने बेबस होकर अयान के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत की थी। जब जाकर वो पीछे हटा था। अयान की आंखों में भी नींद थी, लेकिन वो मेरी खूबसूरती को देखकर खो सा गया था। ये तो मेरी खूबसूरती में पागल हुए जा रहा था। पूरी रात अपनी शिद्दत मुझ पर निछावर करने के बाद वो करवट बदलकर सो चुका था। मेरी तो आंखें नींद से बोझल थी। जैसे ही आंख बंद की थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई थी। अयान तो इस सब से बेखबर होकर सो रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे ही उठना पड़ा। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे के दरवाजे तक आंखों में नींद लिए पहुंची थी और कमरे से ही आवाज दिया तो बाहर मेरी सास खड़ी थी। बेटा मैं हूँ, 9 बज गए हैं और तुम्हारे घर वाले भी नाश्ता लेकर आ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं जी मम्मी कहकर जवाब दे दिया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। सुबह 6 बजे पर ही इनके बेटे ने मेरी जान छोड़ी थी। मैं बामुश्किल 3 घंटे ही सोई थी और मम्मी ने आकर मुझे जगा दिया था। तभी मेरी नजर अयान पर पड़ी, जो घोड़े बेचकर सो रहा था। फिर खामोशी से मैं गुस्ल खाने चली गई। अब मैं मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज इस ससुराल में मेरा पहला दिन था और पहले ही दिन अयान की शिद्दतें सहकर मैं थकन से चूर चूर हो गई थी। फिर भी मैंने अपने आप को संभालते हुए गुस्ल किया और तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई थी। और तब तक तो मेरे घर वाले नाश्ता भी लेकर आ गए थे। तभी मम्मी जी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा अयान कहाँ पर है? अयान को उठा दो, सब मेहमान भी आ चुके हैं और तुम्हारे घर वाले भी नाश्ता लेकर आ गए हैं और वो है कि अभी तक सो रहा है। मुझे तो अयान के पास जाने से भी खौफ हो रहा था, क्योंकि रात भर में इसकी शिद्दतों से सो नहीं पाई थी, इसलिए यही डर मेरे दिल में बैठ चुका था। अगर मैं इसके पास गई तो वो फिर से मेरा निखरा रूप देखकर बहक न जाए। वो रात भर मेरे जिस्म से तस्कीन हासिल करने के बावजूद भी इसे सुकून नहीं मिला था। इसके जज्बात अभी भी गर्म थे। वो रात भर मुझसे यही कह रहा था कि मेरा दिल नहीं भर रहा तुमसे, मेरा बस नहीं चल रहा, इस रात को मजीद तवील कर दो और तुम्हारी खुरबत से खुद को सैराब कर दो। बातें सोचकर मुझे अयान के कमरे में जाने से डर महसूस हो रहा था, लेकिन मम्मी जी तो बार बार कह रही थी कि जाकर मैं अयान को उठा दूं। अब मजबूरन मुझे सास की बात माननी पड़ी और घबराते हुए दिल के साथ कमरे में चली गई। वो अभी भी बहुत गहरी नींद सोया हुआ था। वैसे भी अब तो दिन के 11 बजने वाले थे। मैं अयान के पास आई और इसे हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी, अयान जल्दी से उठ जाए, सब आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उठे, नहा धोकर तैयार हो जाए। वो नींद भरी आंखें बामुश्किल खोलने की कोशिश कर रहा था। जब वो आंख खोलकर मेरी तरफ देखा तो मेरा निखरा रूप देखकर वो फिर से बहकने लगा था। वो तो मुझे खींचकर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। इसकी शिद्दत सहने के लिए मुझ में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए बेसाखिता इसके ऊपर जा गिरी थी। कहने लगा, तुम्हारी पहलू से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। मुझे तो ये रिश्ते वाले बहुत जहर लगते हैं। हम दोनों की नई नई शादी हुई है और वो हैं कि हमें वक्त गुजारने ही नहीं देते। प्लीज अयान, मुझे छोड़ दे। मैं पहले ही रात भर आपकी शिद्दत सहकर तकलीफ में चली गई थी। अब फिर से मुझे आपकी शिद्दत सहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरे इतना कहने के बावजूद भी अयान अपनी मनमानी कर चुका था। फिर एक बार वो मुझसे तस्कीन हासिल करके इसके बाद ही छोड़ा था और वह खुद गुस्ल खाने चला गया था। मैं तो जच होकर रह गई थी। बाहर अयान तो तौलिया मेरे मुंह पर फेंका और कहने लगा, मैं तो नीचे जा रहा हूँ अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने के लिए और तुम दोबारा से गुस्ल करके जल्दी से वापस आना। मेरा अपने आप पर बस नहीं चल रहा था कि मैं बेतहाशा रो दूं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मजबूरी की खातिर चुप रह गई थी। बहरहाल वो तो कमरे से जा चुका था। मैं दोबारा से गुस्ल किया और फिर से वही कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई।
और अपने सर को गीले बालों को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढांप लिया ताकि किसी को शक ना हो कि मैं दोबारा से गुस्ल करके आई हूँ। नीचे जाते ही मैंने सबके साथ नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जैसे ही मेरी नजर अयान पर पड़ी तो अयान मुझे कमरे में जाने के इशारे कर रहा था, लेकिन सच में अब तो मुझ में हिम्मत नहीं थी इसकी शिद्दत भरे जज्बात को फिर से सहने की। मैं अब इससे तंग आ चुकी थी, इसलिए अपने रिश्तेदारों के साथ बातों में मशगूल हो चुकी थी। लेकिन अयान बार बार मुझे अपनी नजरों से कमरे में जाने के इशारे कर रहा था। इसके इशारों से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने इसके इशारों को नजरअंदाज कर दिया और इस तरह वक्त गुजारने लगी। लेकिन अयान गुस्से में आकर कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा भी बड़ी जोर से बंद किया था। तभी मेरी सास दरवाजा मूछने के जोर से आवाज सुनकर कहने लगी, इसे क्या हुआ है? मैं पता नहीं कहकर वहीं पर बैठने लगी, लेकिन फिर भी मैं कमरे में नहीं गई। आज रात को तो वलीमा था, फिर पार्लर वाली भी मुझे तैयार करके चली गई थी। रात को गिरे सिल्वर रंग की मैक्सी में मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और क़यामत ढा रही थी। और जैसे ही अयान मुझे देखा तो इसकी नजरें मुझसे हट ही नहीं पा रही थी। मैग्नेट की तरह इसकी नजरें मुझ पर चिपक गई थी। जब हम दोनों स्टेज पर बैठे तो अयान पूरे हक के साथ सबके सामने मेरा हाथ थाम के रखा था और स्टेज के चेयर पर बैठते ही मेरे कान में सरगोशी करने लगा कि आज रात पूरी तैयारी के साथ रहना, क्योंकि आज रात तुम मुझसे बचोगी नहीं। मैं तो रात भर ना सोने की वजह से मेरा सर चकरा रहा था। पूरी रात तो मैं सो नहीं पाई थी और अभी से मुझे अयान धमकी दे रहा था कि रात भर मुझे सोने नहीं देगा। कल पूरी रात तो मैं सो नहीं पाई थी और फिर पूरा दिन भी सास के साथ बैठे रहने की वजह से मैं नींद से बेहाल हो रही थी। और आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज भी अयान के साथ पूरी रात इसकी शिद्दतें सहती। मेरी माँ मेरी सास से कहने लगी कि हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमे वाले दिन के बाद हम बेटी को अपने घर ले जाते हैं, तो आज हम रस्म के मुताबिक अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। मेरी सास ने तो कोई एतराज नहीं किया, लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी की बात अयान ने सुनी तो जैसे इसके होश ही उड़ गए थे और झट से कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इन रस्मों रिवाजों को हरगिज नहीं मानता और हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज भी नहीं है कि दूसरे दिन ही हम अपनी बीवी को खुद से दूर कर दें। यह सुनना था कि मेरी माँ हैरान नजरों से अयान की तरफ देख रही थी। तभी मेरी सास ने अयान के कंधे पर हल्की सी थपकी लगाई थी। कहने लगी, बस भी करो अयान, इस तरह से बड़ों को जवाब नहीं देते। और वो कहने लगी, आप फातिमा को अपने साथ ले जाएं, कोई बात नहीं, मैं तो खुद भी ऐसा ही चाहती थी। मेरी सास के लिए मेरे दिल से दुआ निकली थी। रात भर नींद पूरी ना होने की वजह से मेरा सर दर्द से फट रहा था। अब मैं अपने मैके जाकर कुछ दिन आराम करूंगी, यही सोचकर मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। लेकिन अयान तो मुझे ऐसी नजरों से घूर रहा था जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन मैंने तो खौफ के मारे इससे नजरें बदली थी, क्योंकि इसकी नजरों में यही लिखा था कि मैं अपनी मैके जाने से मना कर दूं। लेकिन मैं तो ऐसा हरगिज भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसकी तरफ देखा ही नहीं। मैं तो अपने वालिदैन के साथ खुशी खुशी चली गई थी। सारी रात अयान की शिद्दतें सहकर मैं सारी रात सो नहीं पाई थी और आज तो वलीमे का फंक्शन था। वो दिन गुजारकर तो मुझे बेतहाशा थकन महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपने कपड़े तब्दील किए और सोने के लिए बेड पर लेटी तो मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। अयान के तो बार बार फोन आने लगे थे। मैंने 2-3 कॉल आने के बाद फोन उठाया तो फोन उठाते ही अयान कहने लगा, ये क्या तुम्हारे घर वाले किस जमाने की रस्मों और रिवाज निभा रहे हैं? ऐसे रस्में किसने बनाए हैं? तभी मैं कहने लगी, अयान, ये सब रस्म ही है, सभी वलीमे पर ऐसी रस्म निभाते हैं। गुस्से से अयान कहने लगा, भाड़ में जाए ऐसी रस्म, मैं ऐसी वैसी कोई रस्म को नहीं मानता। मुझे तुम्हारे बगैर रहना एक सजा दिख रही है। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ आने के लिए तैयार रहना और तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अयान तो बेहद गुस्से में था। मैं इससे कहने लगी, अयान मेरी बात समझने की कोशिश करे। मैं क्या बहाना बनाऊंगी अपने माँ बाप के सामने? जो भी बहाना बनाओ, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ मुझे, तुमने जो वलीमे में ड्रेस पहना था ना, वो चेंज तो नहीं किया ना? मैं कहने लगी, अयान, मैं रात भर जागने की वजह से मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मैं जल्द से जल्द सोना चाहती थी, इसीलिए माँ के घर आते ही मैंने चेंज कर लिया।
मुझे ये सब नहीं पता। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, वैसे ही तैयार रहना जैसे वलीमे के लिए तैयार हुई थी। मुझे बिल्कुल वैसा ही लुक चाहिए जैसा वलीमे में लग रही थी। तुम्हारे ज़ेवरात तो मैं खुद अपने हाथों से उतारूंगा, जैसे सुहागरात को उतारा था। और तुम्हें किसने इजाजत दे दी कि तुम ही खुद से चेंज करने की? ये सब मेरा हक है। शौहर हूँ तुम्हारा, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर मेरा पूरा हक है। और मेरी इजाजत के बगैर तो तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। इसकी बातें सुनकर तो जैसे मेरी सांसें थम सी गई थी, क्योंकि वो तो बहुत जुनून भरा गुस्से से कह रहा था। फिर मैं इसे प्यार से कहने लगी, अयान प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। कहने लगा, फातिमा मुझे ये सब कुछ नहीं पता और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और मेरी पीठ पीछे क्या बातें होती हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम मेरी बीवी हो और रात को तुम मुझे अपने कमरे में चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तुम मेरे बिस्तर पर मेरे साथ रहोगी और अब कोई भी तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है और 15 मिनट के अंदर तुम वलीमे वाली ही जैसे तैयार होना है और सारे ज़ेवरात भी वैसे ही पहन रखना जैसे वलीमे में पहन रखे थे। मैंने तो तुम्हें इशारा भी किया था कि अपनी माँ के साथ जाने से इनकार कर दो, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी नजरों को देखकर भी नजरअंदाज कर दिया तुमने। तो मेरी तरफ देखकर भी जहमत तक नहीं की थी। क्या तुम्हें मेरा जरा भी खौफ नहीं है? मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे पास? अयान की बातें सुनकर मेरे कानों में धुआं निकलने लगा था। आज अयान को हुआ क्या था? वो क्यों मेरी बातें समझने से खासिर था? मेरी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अयान तो अपनी बात खत्म करके फोन बंद कर दिया था। ये तो मेरी बात पूरी सुने बगैर ही फोन काट दिया था। मैं तो अब सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं क्या ना करूं। अब मैं अपने वालिदैन को क्या बहाना बनाऊं जिससे वो मान जाए। मैं एक बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ को पहले एतमाद में लिया। अयान की तबीयत का एक झूठा बहाना बनाने लगी कि अयान की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ससुराल जाना पड़ेगा, फिर कभी आपके यहाँ रहने के लिए आ जाऊंगी। मेरी माँ ने भी कोई एतराज नहीं किया और मुझे अयान के साथ जाने की इजाजत दे दी। लेकिन मैंने वलीमे वाला जोड़ा नहीं पहना था। अगर मैं फिर से ये जोड़ा पहनती तो मेरे मायके वाले मेरे बारे में क्या सोचते, इसलिए मुझे ये मुनासिब नहीं लगा। अलबत्ता मैंने सब कुछ पैक करके रख लिया। अयान भी आ चुका था। वो तो सिर्फ मेन गेट पर खड़े होकर ही मुझे फोन करके बुलाया था, वो तो घर के अंदर भी नहीं आया था। मैंने वलीमे के जोड़े का बैग हाथों में पकड़ा और बाहर चली गई थी। मुझे सादा से लिबास में देखकर अयान के चेहरे पर बल पड़े थे। खैर मैंने सामान पीछे रखा और फ्रंट सीट पर बैठ गई। तैयार क्यों नहीं हुई? मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ तुम पर? अयान प्लीज कुछ तो समझने की कोशिश किया करें। अम्मा क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं क्यों दुल्हन बनकर जा रही हूँ? वो भी तुम्हारे साथ आने का बड़ी मुश्किल से बहाना बनाया है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन घर जाकर तुम बिल्कुल तैयार हो जैसे वलीमे में तुम लग रही थी। मैं भी अब हाँ में सर हिला दिया था, लेकिन मैंने कहा आप मुझसे ये वादा करें कि आप मुझे ज्यादा तंग नहीं करेंगी। मैं कल रात भी नहीं सोई हूँ और सारी रात तुम्हारी शिद्दतें सहकर मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है और सारी रात ना सोने की वजह से मेरा सर दर्द से फट रहा है और अब तो मुझे शदीद नींद भी आ रही है। वो बड़ी अजीब अंदाज में कहने लगा, तुम पहले घर तो चलो, मैं बहुत अच्छी नींद सुलाता हूँ तुम्हें, मीठी नींद सुलाऊंगा तुम्हें। इसकी आंखों में तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा था। मेरा तो दिल एकदम जोर से धड़का था। बहरहाल जब मैं घर पहुंची तो मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई तो मेरे कमरे में आते ही अयान कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं एक लम्हा भी जाया नहीं करूंगा। फिर मैंने दोबारा से वलीमे वाला ड्रेस पहना, मेकअप भी किया और सारे ज़ेवरात भी पहने थे और सब कुछ पहनकर मैं तैयार भी हो गई थी। अभी सर पर दुपट्टा लेने की कोशिश कर ही रही थी कि अयान झट से मेरे करीब आ गया, मेरी गर्दन पर अपने लब रख दिए और फिर से वो अपनी मनमानियां मुझ पर शुरू कर दी थी। मैं थकन से चूर हो चुकी थी। रात के 2 बज गए थे, लेकिन अयान है कि बाज आने को तैयार ही नहीं था। मुझे महसूस हो रहा था कि चीखें मार मार कर रो दूं, लेकिन इसके सामने हाथ जोड़ने लगी थी कि खुदा के लिए अयान मुझे सोने दे, मैं बहुत थक चुकी हूँ।
मैं अब तुम्हारी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मेरी बात का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे इस पे कोई जुनून सवार है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सारी रात मेरी आंखों में गुजर गई। उजाला फैल गया तो अयान अब सो चुका था और मैं बेड पर बैठकर बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि अब मुझे पेट के निचले हिस्से में तकलीफ हो रही थी और इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अब अयान को बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन ये सबसे बेखबर होकर गहरी नींद में जा चुका था। फिर से जगाने की कोशिश पर इसने थोड़ी सी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? मैं जल्दी से कहने लगी, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अयान प्लीज, अब मुझ में बर्दाश्त करने की सिकत बाकी नहीं रही, प्लीज जल्दी से कुछ करो। मैं तो अपने पेट पर हाथ रखकर तड़प रही थी। वो मुझे इस हालत में देखकर वो भी घबरा गया था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था मुझे हुआ क्या है। वो जल्दी से शर्ट पहना बाहर की तरफ भागा था। शायद वो अपनी माँ को बुलाने के लिए गया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। इनके भी चेहरे पर घबराहट थी। तब तक मैं तो दर्द से तड़प हो रही थी। मेरी सास को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है, लेकिन वो जल्दी से मुझे लेकर डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर ने मेरी ऐसी हालत देखी तो मेरी सास को वो खूब बातें सुनाने लगी। ये क्या किया है आपके बेटे ने इस लड़की का? क्या इसे जरा भी एहसास नहीं अपनी बीवी का? कितनी दफा इसके साथ किया है? डॉक्टर तो ये भी कह रही थी कि मेरे इंटरनल साइड पर भी बहुत गहरे जख्म हो चुके हैं और इसीलिए अपने बेटे से कहिए कि अपनी बीवी को इंसान समझे, कोई जानवर नहीं। और हाँ, थोड़े दिनों के लिए फातिमा को इसके शौहर से दूर रखें। ये ना हो कि आपके बेटे की शिद्दतें सहकर ये जान से ही ना चली जाए। जैसे ही मेरी सास क्लिनिक से बाहर आई तो अयान खड़ा था। अपनी वालिदा से कहने लगा, क्या हुआ है? लेकिन वो इसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। कहने लगी, ये तो तुम्हें पता होगा, शर्मिंदा करके रख दिया तुमने मुझे। वो शायद कुछ समझ चुका था, इसलिए नजरें चुराने लगा। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी ही थी कि मेरी आंख लग गई। 2 दिन से मैंने नींद नहीं की हुई थी और अयान की शिद्दतों का दर्द बर्दाश्त करके बेहाल हो चुकी थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, कुछ मेडिसिन भी दी थी। अयान ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो गुस्से में मेरी सास कहने लगी कि फातिमा को इसके मायके ले जाओ। अयान कहने लगा, क्यों माँ? सास डॉक्टर की बातें सुनकर गुस्से में थी। वो कहने लगी, ये वही रहेगी, 8 दिन अपने मायके रहेगी, आराम करेगी। इसका क्या हाल बना दिया है तुमने? इसकी हालत बहुत खराब है। अब वो थोड़े दिन के लिए तुम्हारे पास नहीं रहेगी, वो अपने मायके में रेस्ट करेगी, तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। अयान कहने लगा, अम्मी वो घर पर भी आराम कर सकती है। मेरी सास अब बहुत गुस्से में कहने लगी, नहीं, जो कह रही हूँ वही करो, मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। सिर्फ शादी को 2 दिन ही गुजरे हैं और तुमने इस लड़की का क्या हाल बना रखा है। सास की बात सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र किया था। मम्मी जी ने मुझे मेरे मायके छोड़ाई। मेरी वालिदा से कहने लगी कि वलीमे पर अयान ने इसे रहने नहीं दिया, इसलिए 8 दिन फातिमा आपके पास रहेगी, इसे अच्छे से आराम करने दें। मेरी बहू इन 8 दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त होनी चाहिए। अब मेरी वालिदा भी खुश हो गई, लेकिन इनको मेरे चेहरे पर दर्द के आसार दिखाई दे रहे थे। वो तो एक माँ थी और अपनी औलाद की तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकती थी, लेकिन मैंने भी इन्हें कोई बात नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो अयान को बुरा समझे। और वैसे तो मेरी सास ने भी मुझे मना किया था कि अपने घर वालों से कुछ भी जिक्र ना करूं। मैं अयान को समझाऊंगी, वो आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करेगा, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि वो दोबारा मेरे साथ जबरदस्ती ना करेगा। लेकिन मेरे दिल में तो जैसे अयान की गुर्बत का खौफ बैठ गया था। 2 दिन तो अयान ने कुछ नहीं कहा, बड़े मुश्किल से गुजारे। ये 2 दिन इसे 2 साल जितना लगे थे, लेकिन 2 दिन गुजरते ही इसने मुझे फोन किया। मैं इस वक्त भी सोने की तैयारी कर रही थी। फोन उठाया तो बड़े गुस्से भरे लहजे में कहने लगा, अच्छा बहाना लगाया है तुमने मुझसे दूर रहने का। तुम्हें ऐसी भी क्या बीमारी लग गई है जो तुम मायके जाकर बैठ गई हो? इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था? मैं भी कहने लगी कि आपको आंटी ने कुछ नहीं बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था? अयान कहने लगा, या तुम अनोखी लड़की तो नहीं जिसकी शादी हुई है, सबकी होती है, सबके शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा ही सब कुछ करते हैं। इनकी बीवियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। थोड़ा सब्र करना सीखो, ववेला न मचाया करो। तुमने ये नहीं सुना कि लेडी डॉक्टर ने क्या कहा?
और इसने मेरी माँ से क्या कहा? तुम अब भी मुझसे क्या चाहते हो? फातिमा, बस अब बहुत हो गया। मैं अब कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन तो क्या, एक लम्हा भी कभी नहीं गुजार सकता। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि यूं तुम्हें मायके भेज के यूं अकेला सोऊं। मैं कहने लगी, अयान, आपको जरा भी एहसास है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? आपको तो मेरी तकलीफ का जरा भी एहसास ही नहीं है। वो कहने लगा, शट अप, कोई भी बहाना बनाओ, कुछ भी करो, बस घर वापस आओ और मुझे आकर सुकून पहुंचाओ। 2 दिन से तुम्हारे बगैर मैं पागल हो रहा हूँ। तुम्हारे बगैर मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही। तुम्हारे बिना मेरे जज्बात मेरे ठंडे पड़ रहे हैं। मुझे तुम किसी भी हाल में चाहिए। मैं इसके पैर भी पड़ लेती ना तो भी मेरी ये बात नहीं समझता था। मैंने तो झट से फोन बंद कर दिया। ये एक तो मैं शादी की पहली ही रात से अयान की शिद्दतें सहकर अपनी तकलीफ से दो चार थी। 2 दिन बाद जाके मेरी इस तकलीफ को कुछ अफाका हुआ था और अब अयान मुझे ज़हनी तौर पर परेशान कर रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि वो फोन ही नहीं उठाएगी, बात ही नहीं करूंगी और बहाना बना दूंगी। लेकिन वो तो अयान था, कैसे वो मेरी बातों को समझता। मैंने चंद दिन इसका फोन उठाया ही नहीं। जब भी उठाती तो बहाना बना देती कि वो कुछ देर बाद फोन करेगी, अभी बिजी है। 8 दिन गुजर चुके थे और अयान का गुस्सा तो सातों आसमान पर था और मेरी सास ने भी अयान पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो मुझे 8 दिन से पहले पहले लेने के लिए नहीं जाएगा। 8 दिन बाद मेरी सास ही मुझे घर लेकर आई थी और अयान का मूड तो सख्त खराब था। वो मुझे देखकर भी नजरअंदाज कर दिया और खाने के टेबल पर बैठकर चुपचाप खाना खाता रहा और मुझे चोर आंखों से देखता रहा। खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चला गया था। ना ही मुझसे बात की और ना ही मेरी तरफ देखा था। इसे लगा था कि इसके ऐसा करने से मैं कमरे में जल्दी चली जाऊंगी और इसे मनाने की कोशिश करूंगी। जैसे ही खाना खाकर मैं फारिग हुई और अयान अपने कमरे में गया, मेरी सास ने भी मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी कि मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं कहने लगी, मम्मी जी, मुझे खुद इन बातों का इतना पता नहीं था। मैं अयान को बहुत कहती थी लेकिन वो मेरे कुछ नहीं सुनता। वो कहने लगी, मैंने इसे खूब समझाया है, बहुत डांटा भी है, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करके तुम कमरे में जरा देर से जाया करो। कहने लगी, ठीक है। सास की बातों से मुझे थोड़ा हौसला मिला था। मैंने भी सास को कह दिया, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, हर तरह से मेरा ख्याल करने की कोशिश करती थी। सास के साथ ही मैं बातों में वक्त गुजारने लगी, इधर उधर की बातें करती रही और इधर कमरे में अयान मेरा इंतजार करता लैपटॉप में फजूल का वक्त गुजार रहा था। और जैसे ही मैं कमरे में आई, इसने मुझे देखा तो इसे बहुत गुस्सा आया था। कमरे में कदम रखते ही कहने लगा, दरवाजा बंद करके लॉक कर दो। वो इतना गुस्से में कह रहा था, मैं तो एकदम से घबरा गई थी। मैंने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और धीरे धीरे चलते हुए बेड के दूसरी जानिब चली गई। अयान तो गुस्से से लैपटॉप बंद किया और टेबल पर पटक कर कहने लगा, तुम्हारे दिल में मेरी क्या अहमियत है और तुम मुझे क्या समझा हुआ है? क्या मैं शराबी हूँ, जुआड़ी हूँ? क्या तुम पर जुल्म करता हूँ? जवाब दो मुझे। मैं घबराते हुए कहने लगी, अयान, मेरे दिल में आपकी बहुत अहमियत है, लेकिन आपको भी मेरा थोड़ा एहसास करना चाहिए। मैं 8 दिनों से इस तकलीफ की दवाई खा रही हूँ और आप तो मेरा एहसास ही नहीं करते। आप सिर्फ मेरे वजूद से तस्कीन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। ये सब पट्टियां मुझे मत पढ़ाओ। मैं सब समझता हूँ, तुम अकेली लड़की नहीं हो जो शौहर की मोहब्बत भरी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी तरह हर लड़की भी शौहर की शिद्दतें सहती है और शौहर भी अपनी बीवियों के साथ इस तरीके से रहते हैं। पता नहीं तुम कौन सी मोम की गुड़िया हो जो इस तरह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। इतना कहकर वो दूसरी तरफ करवट लेके सो गया। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे, फिर भी अपने आंसुओं को अपने आप में जब्त करके मैंने खुद ही इसे अयान के करीब चली गई, जो कि दूसरी करवट बदल कर सोया हुआ था। अयान के करीब जाकर मैंने अपना हाथ इसके बाजुओं पर रखा तो इसने गुस्से से मेरे हाथ को झटक दिया और गुस्से से कहने लगा, हटो यहाँ से, मुझसे दूर रहो, हाथ भी मत लगाना मुझे। तुम्हें तकलीफ है ना मेरी शिद्दतों को सहकर? आज के बाद मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। तुम आराम करो अब से। आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। अयान, प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो। कहने लगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे नाराज होने से या ना होने से? मुझे भी फर्क पड़ता है अयान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप मेरे शौहर हैं और मैं आपकी बीवी हूँ।
आप मुझसे यूं मुंह मोड़ लेंगे तो मुझे फर्क पड़ेगा। बस मैंने इतना ही कहा था कि अयान ने करवट बदल ली, अपना रुख मेरी तरफ कर लिया और कहने लगा, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम्हें पता है, हाँ मुझे नजर आ रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, मेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम मुझे खुश कर दो, मुझे राजी करो। यह सुनकर तो मेरा दिल फिर से एक बार जोर से धड़का था। मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो राजी किस चीज से होता है। मैं इसे नजरें चुराने लगी, कहने लगी कि ऐसा करते हैं, हम बातें करते हैं। वो कहने लगा, मुझे बातों से तो मेरा गुजारा नहीं होता और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा गुजारा किस चीज से होता है। मैं इसकी बातें सुनकर तो कतराने लगी थी। मैं इसके साथ इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी बातें सुनकर भी अनसुना कर रहा था। वो बातों ही बातों में मेरे करीब आने लगा। मैं तो घबराकर इसके करीब आते ही उठकर बैठ गई और कहने लगी, अयान प्लीज आज की रात तो मुझे बख्श दो। वो कहने लगा, मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम मरने वाली क्यों हो जाती हो? तुम मेरी बीवी हो, निकाह हुआ है हमारा। मैं तुम्हारा मंगेतर थोड़ी हूँ जो तुम मुझसे इतना कतराती हो। पूरा पूरा हक रखता हूँ तुम पर, शौहर हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? मैं तुम्हारे करीब नहीं तो और किसके करीब जाऊं? क्या दूसरे के पास चला जाऊं? क्या तुम यही चाहती हो? और मैं अपनी ख्वाहिश, अपना जुनून, अपनी शिद्दत सिर्फ तुम पर लुटाना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे रोकने की बहुत कोशिश करते हो। तुम मुझे अपने से दूर करती हो। तुम्हारा इस तरह का रवैया मेरी जिद को बढ़ाता है और कुछ नहीं। और जब मैं जिद में आ जाता हूँ तो तुम अच्छी तरह से मुझसे वाकिफ हो कि मैं जिद में आ गया तो कुछ भी नहीं दिखता। चलो आओ इधर, मुझे मनाओ और जिस चीज से मैं खुश होता हूँ वो चीज करने की कोशिश करो। अगर तुम ये सब नहीं कर सकती तो मैं खुद ही तुम्हारे करीब आऊंगा और जब मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम्हें फिर से सुबह हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बता नहीं तुमने लेडी डॉक्टर को कितने पैसे दिए थे ये सब जुमले बोलने के लिए, ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं और तुम्हारे करीब इतनी शिद्दत से ना आऊं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी औरतों की चालों को। तुम औरतें शौहर से दूर रहने के लिए कितनी चालें चलती हो। तुम औरतें अपने आप को क्या समझती हो? ये खूबसूरती और ये हुस्न अगर शौहर को नहीं दिखाओगी तो किसको दिखाओगी? अयान की बातों में तो मुझे शक नजर आ रहा था। पता नहीं वो बात को किस तरफ लेकर जा रहा था। मैं इसकी बातों से बहुत परेशान हो रही थी। अगर मैं इसे ये सब मना करती तो वो भी मानने वालों में से नहीं था। फिर मैं भी इनकार करे बिना अपनी आंखें बंद करके अपना आप अयान के हवाले कर गई थी। आज रात भी अयान अपनी पूरी शिद्दतें निछावर कर रहा था। आज रात भी वो मुझे सोने नहीं दिया था। जब भी मैं आंखें बंद करने की कोशिश करती तो वो मेरे रुखसारों को थपथपाने लगता। तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा अपनी शिद्दत तुम पर निछावर कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही तुम भी मेरा पूरा पूरा साथ दोगी। और मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। मुझे तो बहुत दुख हो रहा था। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी में आने वाला हमसफर बिल्कुल बेहिस है। इसे कोई परवाह नहीं, इसे तो कोई गरज ही नहीं था। फिर भी इसकी शिद्दतें बढ़ जाती थी जिससे सहना मेरे बस की बात नहीं थी। वो जिद में आकर ना ही मुझे सोने देता था और ना ही खुद सोता था। वो तो हाफिज लेट ही जाता था क्योंकि इसके वालिद की अपनी फॉर्म थी, इसलिए इसे कोई परवाह नहीं थी। इसलिए रात देर तक वो मेरे साथ जागता रहता था। मैं तो इसकी शिद्दतें सह सह कर 15 दिनों में ही बहुत कमजोर हो गई थी। मेरा चेहरा भी मुरझाया हुआ था। मेरे चेहरे की रौनक ही खत्म हो चुकी थी। नींद ना करने की वजह से मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगे थे, लेकिन फिर भी अयान की शिद्दतों में कोई कमी नहीं आई थी। अब मैं तो इसे शिकायत करना ही छोड़ दी थी। हालत से मजबूर होकर खुद को अयान के हवाले कर दिया था। मुझे तो लगा था जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अयान का रवैया बिल्कुल मुझसे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। कभी कभी तो मैं बहुत तंग आ जाती तो रोने लग जाती, लेकिन अपनी जबान से अयान के लिए ये एक लफ्ज भी ना निकालती। शादी को 1 ही महीना हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब रहने लगी थी। जब लेडी डॉक्टर के पास गई तो इसने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मैं हामिला हो गई हूँ और साथ में मुझे ये भी कहा था कि मैं बहुत एहतियात से रहूं। तुम्हारा शौहर तुम्हारा करीब न आए। तभी मेरी सास कहने लगी, आप फिक्र न करे, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं खुद इसका ख्याल करूंगी। डॉक्टर ने कहा अगर भूल कर भी इसका शौहर इसके करीब आया तो इसका हमल जाया हो सकता है। इसकी बच्चेदानी बहुत ही नाजुक है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। लेडी डॉक्टर ने तो मुझे बिस्तर से उठने से भी मना किया था।
जब ये खबर अयान को मिली तो वो भड़क उठा। वो कहने लगा, तुम अभी से कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अभी मेरे जज्बात ही ठंडे नहीं हुए, ये बच्चा कहाँ से आ गया तुम्हारे पेट में? मैं तो अभी ये बच्चा नहीं चाहता। मैं अभी बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ। मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। तुम कल ही मेरे साथ चलोगी अबॉर्शन करने के लिए। अभी तो मैं शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो लगा था मेरी प्रेगनेंसी का सुनकर अयान बहुत खुश हो जाएगा। बच्चे तो हर इंसान को प्यारे होते हैं ना। जब ये पता चले कि वो बाप बनने वाला है तो इंसान की सोच बदल जाती है। लेकिन अयान के ख्यालात सुनकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अयान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो बातें कर रहा हूँ जैसे मुझे करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर हरगिज भी नहीं रह सकता और ये बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। मैंने भी अब सख्त लहजे में कहने लगी, लेकिन मुझे यह बच्चा चाहिए। मैं किसी भी हाल में अपना अबॉर्शन नहीं करवा सकती और डॉक्टर ने भी मुझे एहतियात का कहा है, मुझे वो भी करनी है। फिर अयान कहने लगा, ये बच्चा किसका है? मेरा है ना? तो फिलहाल मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जब मुझे चाहिए होगा तो मैं ले लूंगा। आपको क्या लगता है अयान कि आप चाहेंगे औलाद की नेमत तब आपको मिल जाएगी? हरगिज नहीं। औलाद तो अल्लाह की देन होती है। जब अल्लाह चाहता है तब औलाद जैसी नेमत से नवाजता है। हमारे चाहने से या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। और डॉक्टर ने मुझे पहले ही कहा है कि अगर ये हमल जाया हो गया तो मुझे दोबारा से माँ बनने में मुश्किल होगी। खुदा के लिए अयान, आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। फातिमा, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं तुम्हारे सारे ड्रामेबाजी जानता हूँ। तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढ रही हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम्हारे चेहरे पर 12 बज जाते हैं। तुम हर वक्त बेजार बेजार सी नजर आती हो। मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती जैसा मैं तुम्हारा चाहता हूँ। मैं भी कहने लगी, क्या करूं? 1 महीना हो गया है हमारी शादी को और शादी के इस 1 महीने में मैंने ठीक से सोया नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती? कहने लगा, हाँ, मेरे जज्बात ही ठंडे नहीं होते। मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन चाहिए। तुम भी मेरे साथ वैसे ही मोहब्बत करो जैसा मैं तुमसे जुनून भरा करता हूँ। मुझे अभी से बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा बच्चा सब कुछ छोड़ो। हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम पागल हो जाया करो। मुझे तुम्हारा जुनून में भरा पागलपन देखना है, वैसा पागलपन जैसा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं इधर इसकी बातें सुनकर बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। इसकी आंखों में ना समझ में आने वाली एक चमक थी। अयान का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पता नहीं इसको क्या हो जाता है। मैं तो यही सोचकर कमरे से बाहर आ गई कि मैं अयान की हर बात मम्मी जी से कह दूंगी। मैं साफ साफ अपने सास से कह दूंगी कि वो अपने बेटे को समझा दें कि वो मेरे बच्चे को जाया ना करें। एक तरफ तो मुझे लेडी डॉक्टर की बातें मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी और दूसरा अयान की बातों ने तो मेरी जान निकाल के रख दी थी। पता नहीं किस चीज से इसके जज्बात ठंडे होंगे और पता नहीं इसे किस चीज का सेटिस्फेक्शन चाहिए। मैं भी इसका पूरा पूरा साथ देती। जितना मुझसे हो पाता था इतना तो मैं इसे देती थी, लेकिन मैं औरत थी। इसकी तरह जानवरों वाला सुलूक नहीं कर सकती थी जो कि वो मेरे साथ कर रहा था। कभी कभी तो वो मेरे होठों को इतनी जोर से काटता कि मेरे होठों से खून बहने लगता। मैं तो इसे अपनी पूरी ताकत डालकर पीछे ढकेल देती थी और इसे गुस्से से कहती, ये आप क्या कर रहे हैं? अयान वो चमकते हुए आंखों से कहता, यही तो मजा है मेरी जान। तुम्हें तो कुछ भी शादी के बाद की शादी की रातों का नहीं पता। यही तो मजा होता है। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता था अयान, जैसे जुनून भरा अपना प्यार मुझ पर निछावर करता है वो तो बस मुझे हवस ही लगता है और ऐसी हवस मैं नहीं कर सकती थी। यही सब सोचकर अपना सर पकड़े रो रही थी। एक तरफ डॉक्टर की बातें थी और दूसरी तरफ अयान की शिद्दतें थी। मैं तो चाहती थी कि मैं माँ बनने का सुकून पाऊं, मगर अयान का रवैया तो मुझसे अंदर तक तोड़ के रख दिया था। मैंने भी एक लंबी सांस खारिज की और अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। जब मेरी सास मेरे लिए जूस लेकर कमरे में आई तो सास कहने लगी, क्या हुआ है फातिमा? बेटा, परेशान नजर आ रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं लाकर देती हूँ। मेरी सास भी मुझे यूं परेशानी में बैठा देखकर वो भी कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने एक सांस खारिज करके कहने लगी, नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। अयान की बातें सुनकर तो अभी भी मेरे हाथ पैर ठंडे पड़े थे। अयान की बातों ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था।
मैं खुश रहना चाहती थी अपने बच्चे की खातिर, लेकिन अयान की बातों से मैं परेशान हो चुकी थी और इसकी बातों से मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। अभी मैं अयान की बातें अपने साथ को बताने ही वाली थी कि अयान आ गया। अयान को देखते ही खौफ के मारे मैं अपनी जगह पर दबकी थी और घबरा गई थी। मुझे यूं घबराता हुआ देखकर मेरी सास कहने लगी कि अरे रे बेटा, क्या हो गया है तुम्हें, यूं घबरा क्यों रही हो? इस हालत में यूं घबराना अच्छा नहीं होता। डॉक्टर ने क्या कहा था? मैं तो अपने सीने पर हाथ रखे अपने सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी सास अयान के करीब जाकर कहने लगी, तुमने कुछ कहा है क्या बहू को? वो तुम्हें देखकर इतना घबरा क्यों रही है? तुम जानते हो वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। सास ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अयान से बात की, लेकिन अयान के चेहरे के तासीर वही के वही थे। इसके चेहरे पर तो बल पड़े हुए थे और ना ही इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आई थी। कहने लगा, तो मैं क्या करूं? ये माँ बनने वाली है तो मुझे बाप बनने का फिलहाल कोई शौक नहीं है। बस मैं सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, और वैसे भी ये मेरी बीवी है और मेरे बच्चे भी इसने पैदा करने हैं, तो ये किसकी इजाजत से बच्चा पैदा कर रही है? जब तक मैं नहीं चाहता इसे कोई हक नहीं कि ये माँ बने और शादी के 1 साल में ही बच्चा पैदा कर दे। अयान के मुंह से यह बात निकली ही थी कि मम्मी जी ने अयान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। अयान को तो इस थप्पड़ की बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। वो इसे थप्पड़ मार कर कहने लगी, ये क्या बकवास पे बकवास किए जा रहे हो? क्या मैंने तुम्हारी यही तरबियत की है? तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह है भी या नहीं? अरे तुमको खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें बिना पूछे ही औलाद की नेमत से नवाजा है, और तुम होके इस चीज से नाराजगी दिखा रहे हो। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे जब तुम्हारी जिंदगी में बच्चे आएंगे तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में सुकून हासिल हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में रौनक आ जाएगी। लेकिन मेरी सास को इन सब बातों का कहाँ इल्म था कि अयान को जिससे सुकून मिलता है वो बच्चों से नहीं बल्कि मुझसे मिलता है। सास के डांटने पर अयान मुझे गुस्से से घूर रहा था। कहने लगा, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, इसी तरह अपनी चालें चलते रहो, एक एक चीज को अपने ख्वाबों में कर लो। मेरी माँ को तो तुमने ख्वाबों में कर लिया है, सारा दिन मेरे खिलाफ यहाँ बैठकर इन्हें भड़काती रहती हो। अरे मेरी जितनी मोहब्बत अगर दूसरी औरत का शौहर करता ना, तो वो इसके पैर धोकर इसका पानी पीती, और तुम हो कि मेरी माँ को ही मेरे खिलाफ कर रही हो। इतना कहकर अयान गुस्से से कमरे से निकल गया। मैं भी इसके पीछे जाने लगी। कहने लगी, अयान, मैंने मम्मी जी से कुछ भी नहीं कहा है, आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज 2 मिनट रुके, मेरी बात तो सुने। लेकिन अयान तो मेरी बात सुने बगैर बाहर जा चुका था। फिर सास मुझे लेकर अपने कमरे में गई। कहने लगी, दफा करो इन सब बातों को, पता नहीं अयान के दिमाग में क्या चल रहा है, और इस सब से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपने सेहत का ख्याल रखो। मैं एक बार फिर रोने लगी। मुझे खौफ हो रहा था, ना जाने रात में अयान मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। मेरी सास तो बस मुझे तसल्लियां दे रही थी और मेरे सामने बेटे की तारीफ करने लगी कि बेटा तुम फिक्र मत करो, अयान मेरा इकलौता बेटा है ना, इसलिए बस लाडीला है। आज तक इसे हम सबसे मोहब्बत ही मिली है, यही वजह है कि मेरा लाडीला ऐसा रद्द अमल दे रहा है। जब तुम इसका बच्चा पैदा करोगी और बच्चा लिए इसके सामने होगी, तो फिर देखना ये अपने औलाद पर जान वार देगा। सास की बातें सुनकर मैं अब कुछ बेहतर हो चुकी थी और फ्रेश महसूस कर रही थी। अपने दिल में यही सोच रही थी कि वाकई अयान को बच्चे को अपनाने के लिए वक्त चाहिए और वो कुछ अरसे तक ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप को फ्रेश महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथों से अयान के लिए खाना बनाया। रात को जब अयान खाने के टेबल पर बैठा तो वो ना ही माँ की तरफ देख रहा था और ना ही मेरी तरफ। सास ने तो अयान को गले लगाकर थप्पड़ की माफी मांग ली थी, लेकिन वो मुझे ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे मैं इसके सामने मौजूद ही ना हूँ। इसके बावजूद भी मैं अपने आप को खुश रख रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन समेटने के बाद मैंने अपने और अयान के लिए दूध लेकर कमरे में जा रही थी। जैसे ही दरवाजे को कोहने की मदद से ढकेलना चाहा तो वो लॉक था। मैंने अयान को आवाज दी कि अयान दरवाजा खोले, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। पहले तो वो कुछ ना बोला, फिर मेरे बार बार कहने पर वो कहने लगा, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पीना। तो मैंने मजाक में हंसकर जानबूझकर कहा कि अरे मम्मी जी आप देखे ना, अयान दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इतना सुनना था कि अयान ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। मैंने तो जोर का खैखा लगाया और कमरे में चली गई थी।
इससे पहले कि कुछ कहती, अयान ने गुस्से में मेरे बाजुओं को झिंझोड़ा था तो गर्म दूध का गिलास मेरे हाथ और पेट पर गिर चुका था। दूध का गिरते ही मैं चीख उठी थी। इससे पहले कि मेरी चीख गले से जोर से निकलती, अयान ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया था। खबरदार, तुमने चीख मारने की कोशिश की तो। मैं तो जलन से बिलबिला रही थी और अयान से खुद को छुड़वा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जलन इतनी हो रही थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन अयान मुझे धक्का देकर कहने लगा, दफा हो जाओ इस कमरे से। तुम मेरी बीवी बनकर इस कमरे में नहीं रहना चाहती, बल्कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन, एक मोटी भद्दी औरत बनना चाहती हो। तो तुम्हारी इस कमरे में कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। अभी तक मेरे हाथ और पेट पर दूध गिरने से जलन खत्म ना हुई थी। मेरी चीख बुलंद हुई थी तो फिर से अयान ने मुझे बाजुओं से झिंझोड़कर अंदर लाकर बेड पर पटका था। खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के सामने एक भी लफ्ज भी निकाला तो। इतनी भी नाजुक मत बनो तुम। मर नहीं रही जो इतना तड़प रही हो, वो मुझे छिड़क कर कह रहा था। तभी मेरी सास कमरे में आकर कहने लगी, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो ना तुम? मैं पेट पकड़े खुद को जब्त करने की कोशिश कर रही थी कि अयान को एक बार फिर वो किसी तरह की शिकायत का मौका ना दे। अयान कहने लगा, कुछ भी नहीं हुआ माँ, आप भी बिलावजा उठकर आ गई। ठीक है, बस हल्का सा दर्द हो रहा था। मैंने इसे पेट दर्द वाली दवा दे दी है, ठीक हो जाएगी। मेरी सास ने मेरी तरफ नजर डाली तो मेरा चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं जब्त की इंतहा पर हूँ। वो मेरे करीब आई और बालों में हाथ फेरकर कहने लगी कि कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर ठीक नहीं है तो कहो, मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जाती हूँ। वो बड़े प्यार से मुझे पूछ रही थी, लेकिन पीछे खड़कर मुझे गुस्से से इशारे से कह रही थी कि खबरदार, जो तुमने जाने की हामी भरी तो। मैं गहरी सांस खारिज की और कपकपाती हुई आवाज में कहने लगी कि नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं। वो तो बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसलिए दूध का गिलास मेरे हाथ से छूट गया था। अभी दवाई खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने इस लहजे में बात की तो मेरी सास यहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही मम्मी जी कमरे से गई, मैं अपने आप को रोक न सकी और अयान से कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अयान, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझसे ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? बीवी होने के नाते क्या आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है? मैं भी किसी की औलाद हूँ और आप ही की तरह एक जीती जागती इंसान हो। मेरी हालत पर क्या आपको रत्ती बराबर भी रहम नहीं आता? आप तो बार बार मुझसे कहते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, आपको मेरी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दूसरी जानिब आप मुझसे इस तरह का रवैया रखते हैं। आपका ये रवैया तो मोहब्बत तो नहीं कहलाता, ये तो हुस्न परस्ती है। आप तो सिर्फ मेरी खूबसूरती को पसंद करते हैं, मेरे खदो खाल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप मुझसे दिल से मोहब्बत नहीं करते। आपको तो मेरे साथ कोई सरोकार नहीं है। जब अयान ने मेरी इस तरह की बातें सुनी तो कहने लगा, बस भी करो, क्या ये लैला मजनू की बातें लेकर बैठ गई हो? तुम्हारे साथ शादी कर ली है, क्या इतना काफी नहीं है? अभी से ये रोना धोना मचा दिया तुमने। इधर दिखाओ, ज्यादा तो नहीं जल गया हाथ तुम्हारा? ये कहते हुए वो मेरे करीब आया और इसने मेरे जले हुए पेट पर भी दवा लगाना शुरू कर दी थी, जो कि मेरा पेट चलने की वजह से सुर्ख हो चुका था। मैं आंखें मूंदे लेटी हुई थी। अभी भी मेरा पेट जलने की वजह से दर्द की ठेसें उठ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पेट के अंदर कोई चीज कट रही हो। मैं बार बार अयान से कह रही थी कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे फौरन हॉस्पिटल ले जाएं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन मेरे इतना कहने के बावजूद अयान उठा के दे दी। मैं मना कर रही थी कि नहीं अयान, प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की दवाइयां नहीं खाई जाती। डॉक्टर ने तो मुझे पहले से ही सख्ती से मना किया है। लेकिन अयान जबरदस्ती मेरे मुंह में दवा डालकर पानी पिला चुका था। कहने लगा कि बिलावजह ही डॉक्टर्स ने तमाशा बना के रख दिया है, खुद तो बैगें भर भर कर दवाई दे देते हैं, वो तुम सबको दिखाई नहीं देती, और वही घर से दवाई ले लेती तो कहते हैं ये हो गया वो हो गया और पता नहीं क्या क्या। अयान ने जो दवा दी थी तो दवा का असर फौरन हुआ था। कुछ देर बाद ही दर्द की शिद्दत में कमी आ चुकी थी और अयान भी मेरे करीब आकर लेट चुका था और आकर कहने लगा कि अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगी, समझी? तुम शौहर हो तुम्हारा और तुम मेरी बीवी हो। और क्या कह रही थी तुम? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? ये मेरी मोहब्बत है,
जो तुम्हें सारी सारी रात सोने नहीं देती और सुबह तक जगाए रखता हूँ, और तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करता हूँ, और तुम पर अपनी जुनून भरी शिद्दतें लुटाता हूँ। अगर मुझे तुम में दिलचस्पी ना होती तो तुमसे मोहब्बत भी ना होती। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो क्या तुम्हें मैं रात भर जगाए रखता? मैं तो तुम्हें मोहब्बत से देखता भी नहीं था। क्या तुमने वो शौहर नहीं देखे जो बीवी के करीब जाते ही इनसे उलझन महसूस करते हैं और इनसे आने वाली लहसुन और प्याज की बदबू इनके करीब भी भटकने नहीं देती, और वो दूसरी औरतों के पास चले जाते हैं। तुम तो खुश नसीब हो जो तुम्हें मेरे जैसा शौहर मिला है, तुम्हारे हुस्न पर फिदा है। ये सुनकर तो मेरा दिल सहम चुका था। मैं इसकी हवस परस्ती को ही मोहब्बत समझ बैठी थी। जब तो अयान ने बातों ही बातों में एक बार फिर से मेरे करीब आने लगा और मैं भी इसे अपना आप सौंप चुकी थी, और अयान को प्यार से कहने लगी कि आखिरी बात मैंने कहा था कि प्लीज अयान ऐसा मत करे। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि शौहर से मिलाप नहीं कर सकती और मुझे शदीद तकलीफ हो रही है। लेकिन अयान तो मेरा चेहरा हाथों में थाम कर कहने लगा कि जान, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये एक बार मुझे अपने पास आकर मुझे अपनी सारी तशनगी मिटाने दो। इसके बाद मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आज की रात मुझे अपने करीब आने दो। मैं वादा करता हूँ तुमसे, फिर जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं आऊंगा। मैं एक बार फिर अपना आप इसके हवाले कर दिया। डॉक्टर के इतना कहने के बावजूद भी मैं इसे अपना आप सौंप चुकी थी। अब तो रात के 2 बजे हो गई थी, लेकिन अयान तो मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं ले रहा था। अब तो मुझे उकताई लहजे में मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। तो डर के मारे मैंने अयान से कहा, प्लीज बस कर दीजिए, मुझे अब चक्कर आ रहे हैं और मेरी हालत खराब हो रही है। मुझे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अयान चंद लम्हों का वक्त मांगता और मुझ में खो जाता। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब मैं दुनिया से बेगानी अपनी आंखें मूंद चुकी थी, मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी और वो मुसलसल मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए मुझसे कह रहा था कि नहीं मेरी जान, आंखें बंद मत करना, इधर मेरी तरफ देखो, मेरा साथ दो। वो मुझे यही बोल रहा था, लेकिन मैं तो जैसे हर एक चीज से बेगानी हो चुकी थी। अयान तो अब मुझ पर गुस्सा होने लगा। अगले पल तो इसने मेरे साथ ऐसी सख्ती की कि मेरी चीखें मेरे हलक से निकली थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जान ही लबों पर आ चुकी हो। नफरत हकारत आज अपने शौहर से महसूस हो रही थी। मेरे मुंह पर हाथ रखकर वो कह रहा था कि चुप हो जाओ, खबरदार जो तुमने अपने हलक से ये आवाज भी निकाली तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं दर्द से बेहाल हो चुकी थी। मेरी चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर तक जा रही थी। सास कमरे के दरवाजे पर धड़ाधड़ दस्तक दे रही थी। अयान ने मुझे सख्ती से कह दिया कि खबरदार अगर माँ को कुछ भी बताने की कोशिश की तो। अयान ने जैसे ही दरवाजा खोला तो मैं दर्द के मारे उठ खड़ी हुई और अपनी सास के करीब जाना चाहती थी, लेकिन वहीं पर गिर गई। मुझे यूं गिरा हुआ देखकर सास फौरन आगे बढ़ी। जिस हालत में मैं इस वक्त थी, मेरी सास मेरी हालत को देखकर अच्छी तरह से समझ गई थी। इन्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कौन सी गैरत दिलाई कि इसे अकल आ जाए। मुझे फौरन हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही जब डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, इसका शौहर कौन है? इसकी शादी इंसान से करवाई है क्या हैवान से, या फिर शैतान से? क्योंकि वो एक हैवान या फिर शैतान ही हो सकता है जो इस तरह का रवैया इस लड़की से रखा गया है। शैतान तो हो सकता है मगर इंसान नहीं। इंसान को इस तरह का रवैया नहीं रखते। इस लड़की की हालत तो देखें। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मुझे लगता है आप लोगों ने इसकी शादी जिस्म की पुजारी से करवा दी है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ औरत एक गोश्त का टुकड़ा है। वो जब चाहे इसे कच्चा चबा जाए और जब दिल चाहे थूक कर चला जाएगा। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल के आसपास की सभी औरतें ये बातें सुन रही थी। मेरी सास की तो मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। खानदान में और पड़ोसी की औरतें इनको एक इज्जत की निगाह से देखती थी। हॉस्पिटल वाली औरतें भी इन्हीं सब जानती थी। सभी एक दूसरे से मुंह छुपाने लगी। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी बहू का बच्चा जाया हो चुका है, मुबारक हो आपको। आपको तो इस मौके पर मिठाई बांटनी चाहिए, खुश होना चाहिए और बहुत बड़ा जश्न मनाना चाहिए। फोन करके बताएं अपने बेटे को। आज से पहले वो डॉक्टर किसी के साथ इतनी पर्सनल नहीं हुई थी। आखिर वो भी एक इंसान थी। आखिर वो भी कितना बर्दाश्त करती। जो जुल्म इस बच्ची पर हो रहा था, मजीद इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था, क्योंकि डॉक्टर तो मेरी सास ही की तरह एक औरत थी।
और इस तरह के मामलात अच्छी तरह से समझ जाती थी। जब मुझे पता चला कि मेरा बच्चा जाया हो चुका है तो मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी और इसी वजह से मेरी तबीयत भी काफी खराब हो चुकी थी। मेरा ब्लड प्रेशर भी बार बार लो हो रहा था। मेरी माँ भी हॉस्पिटल ही आ गई थी। मेरी सास रोकर मेरे आगे हाथ जोड़े थे और कहा कि अपनी माँ को कुछ न बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और मैं अपने दिल ही दिल में यह सोचकर बेचैन हो रही थी और जैसे ही माँ को देखा तो इनको गले लगकर रोते हुए सब कुछ बताने लगी। फिर मेरी सास ने बोलना शुरू कर दिया कि रात को मेरे बेटे की दरिंदगी इतनी बढ़ चुकी थी कि बहू को अपना बच्चा खोना पड़ा और मेरी माँ को तो अयान पर बहुत गुस्सा आया था। मेरी सास ने तो घर जाकर अयान को गिरबान से पकड़ लिया। कहने लगी कि मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए भी। मैंने तुझे अपने कोख में रखा था। ऐसी हरकत कौन करता है भला? तूने इतनी बड़ी हरकत की है कि तू सजा के भी लायक नहीं है। लेकिन वो झूठ बोलने लगा कि अम्मी ये झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ कोई दरिंदगी नहीं की। वो आपको देखकर खुद बेड से गिरी थी। वो खुद ही नहीं चाहती थी कि माँ बने। वो तो हमेशा की तरह जानबूझकर तमाशा लगाती है। मेरी सास तो अयान के मुंह पर मुक्के मारने लगी कि तू झूठ बोल रहा है। अरे मेरे सामने 24 घंटे रहती है वो लड़की। मैं इसकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तुझे ही यह बच्चा नहीं चाहिए था। तू ही ऐसा बदबख्त निकला है जिसने एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तो खुश हो जा। मैं तो दुनिया भर में जलील होती गई हूँ, लेकिन तुझे भी यह खुशखबरी है, अब तो कभी भी बाप नहीं बनेगा। तू जिस कदर इस लड़की पर तशद्दुद करता है, आज वो औलाद से महरूम हो चुकी है। जिस कदर अयान की माँ इसके सामने रोई थी, इसे थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो हो ही चुकी थी। वही मेरी माँ मुझे अपने घर ले गई। मुझे संभलने में वक्त लगा था। एक माह तक मैं अपने मायके में ही रही। इस दौरान एक बार भी मैंने अयान से कॉल नहीं की थी, ना ही मेरी सास ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की। वो कब आता वो कब जाता इन्हें कुछ इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर कोई एक माँ थी। अपने बेटे के बिखरे बाल, बड़ी हुई शेव और इसे चुप चुप देखकर इन्हें इस पर तरस भी आने लगा था। वही अयान रोता हुआ अपनी माँ के पास आकर बैठा। कहने लगा कि अम्मी मैं सुधर चुका हूँ। जानती है मुझे किस बात ने सुधारा है? आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया। अपने हाथों से अपने औलाद को मैंने खत्म किया। आज मेरा दोस्त मुझे खुशी खुशी बता रहा था कि वो बाप बनने वाला है। मेरे सामने इसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे। इतनी खुशी से वो अपने तासीरात के बारे में बता रहा था और मैं इसका चेहरा देख रहा था। अम्मी मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। बताए मैं क्या करूं? मैंने इतना गलत किया फातिमा के साथ। मेरा रवैया बहुत बुरा रहा, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। अम्मी वो अपनी माँ के सीने से लगे रोते हुए ये सब कुछ कह रहा था। मेरी सास ने भी इसे गले से लगा लिया। अगले रोज ही दोनों माँ बेटा मुझे लेने के लिए मेरे घर पहुंच चुके थे। मैं गुमसुम सी एक तरफ बैठी थी। मुझे तो अयान से यह खौफ आने लगा था। मेरी सास ने मुझे यकीन दिलाया कि बेटा अयान सचमुच बदल चुका है। इसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। तुम हमारे साथ वापस चलो, देखना अब ये तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मैं खाली जहन के साथ अपनी सास और शौहर को देख रही थी। अपने कमरे में चली गई। मेरा तो यही मानना था कि वो कभी भी वापस इसके साथ नहीं जाएगी। मेरी माँ भी मेरे पीछे ही आई। वही गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ से कुछ कहने वाली थी कि जब मेरी माँ कहने लगी कि बेटा जो भी फैसला करना चाहती हो तो सोच समझ कर करना। ये बात ज़हन में रखना कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर अगर लड़की की तरफ से गलत कदम उठाने में पहल की जाए तो इसके वालिदैन और बाकी के बहन भाइयों के लिए कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मर्द तलाक दे दे फिर भी औरत के वजूद पर कालिक तो लग ही जाती है, लेकिन अगर औरत खुद मुंह से खुला की डिमांड करे तो जानती हो ना, ऐसी औरतों को यह माशरा सुकून से जीने नहीं देता। यह सुनकर मैं सर झुका चुकी थी। चाहती तो मैं यही थी कि वो ऐसे शख्स से अलहदगी इख्तियार कर ले। इस शख्स ने आखिर मेरे बदन में छोड़ा ही क्या था? सारे खुसारे तो मेरे हिस्से में आए थे। जिस तरह मैंने शौहर को लेकर अपने जहन में ख्यालात बना रखे थे, वैसा कुछ भी अयान में नहीं था। इसे तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी। अपनी माँ और सास की बात सुनकर आखिरी बार इसने अपने शौहर को मौका देने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस शख्स ने मेरे बच्चों को आने से पहले ही मार दिया। तो मैं इस शख्स पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? मुझे जमाने की बातों की कोई परवाह नहीं। मुझे और मेरे बच्चे को हक का फैसला चाहिए और मैं इससे दूर रहकर ही इसको सजा देना चाहती थी। आप बताएं क्या मैंने सही फैसला किया या नहीं?
कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।